नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं शेखावाटी मिशन और मिशन में हम इतिहास का पहला चैप्टर कर रहे हैं रूप में राष्ट्रवाद। आपके पास 4 बुक, इतिहास, राजनीति विज्ञान, आर्थिक समझ जो कि अर्थशास्त्र है, और एक है आपके पास भूगोल। सेम टू सेम सिलेबस है। सिलेबस कहाँ से कितना चेंज होगा इस पे आप अपना चैनल पे बताया हुआ है। वो वीडियो नहीं देखा तो देख लें। सिलेबस में, बोर्ड क्लासों के सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। तो चलते हैं डायरेक्ट मुद्दे की ओर। आपके सभी डाउट और फैक्ट क्लियर होंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है, ये बहुत ही सरल है अगर ध्यानपूर्वक समझ लिया तो। यूरोप एक महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। छोटे छोटे क्षेत्र हुआ करते थे, वहां राजाओं का शासन होता था। राजाओं के शासन को किस प्रकार से हटाया गया, किस प्रकार से छोटे छोटे एरिया को एक बड़े राज्य के रूप में कन्वर्ट किया गया, उसी प्रक्रिया को कहते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्यारे विद्यार्थियों है जर्मनी के एकीकरण से, कि जर्मन में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था। कौन था? विलियम चतुर्थ था कि विलियम प्रथम था, ओटोमन बिस्मार्क था कि विलियम द्वितीय था? तो कौन था? ओटोमन बिस्मार्क। जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? आपको ध्यान हो कि अपना ये चैप्टर है, ये शुरू में एक रूपक से ही शुरू होता है कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद की कल्पना की गई थी। और जो कल्पनाकार था, जो चित्रकार था, उसने 4 कल्पनाएं की थी। ध्यान है ना आपको? याद आ गया? तो जर्मेनिया किस राज्य के रूपक के रूप में तैयार किया गया था? तो जर्मनी। याद रह जाएगा, जर्मेनिया, जर्मनी। उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक थी? आजादी का, बहादुरी का, शांति का या नए युग का? तो उगते सूर्य, उगता जो सूर्य होता है वो नए युग का प्रतीक माना गया था। जोसेफ मैथ्सनी कौन था? क्रांतिकारी था, लेकिन कहाँ का था ये बताना होगा। फ्रांस का था, इटली का था या ब्रिटेन का था, या इनमें से कोई नहीं था। तो इटली का क्रांतिकारी कौन था? मैथ्सनी। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। जर्मनी को कब? साल कौन सी थी? 1817 या 1818, 1871 या 1885? कौन सी साल थी? 1871 की। इसको जर्मनी को स्वतंत्र राज्य घोषित करने की निम्नलिखित में से जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उन्होंने की थी। तो वो कौन थे? उनका नाम लिखना है ड्यूक मेटरनिख। कौन थे? वियना के सम्मेलन की मेजबानी, अध्यक्षता करने वाले ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। मेटरनिख ने कहा था ना, फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में ये देश थे, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है, फ्रांस में राष्ट्र के रूपक के रूप में किसे चित्रित किया गया था? तो वो कौन थी? मारियान। याद रह जाएगा ना, फ्रांस को राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया, वो कौन थी? मारियान। इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। राष्ट्रवादी जब आंदोलन चल रहे थे तो उसमें इटली के क्रांतिकारियों ने एक गुप्त संगठन बनाया था। उसका क्या नाम था? कार्बोनेरी। कौन था? कार्बोनेरी। याद रह जाएगा। नेक्स्ट पर्सन प्यारे विद्यार्थियों, वो है अपना पर्सा का मंत्री। पर्सा का प्रमुख मंत्री, पर्सा भी देश था, उसका प्रमुख मंत्री था, वो कौन था? ओटोमन बिस्मार्क। सन बताने, साल यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ, वो साल लिखनी है रिक्त स्थान में कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किस वर्ष हुआ? 1707 की साल थी वो। नेक्स्ट प्रश्न लघुतरात्मक प्रश्न है, और ये प्रश्न है ज्वेलियाइन संघ से, कि जालवेराइन एक संघ था, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ये बना कब? 1834 में। साल याद रखनी है, किससे संबंधित था? तो पर्सा की पहल पे, यानी देश कौन सा? पर्सा, उसकी पहल पे ज्वेलाइन नामक एक शुल्क संघ, कैसा संघ था? शुल्क यानी टैक्स लेने वाला,
इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, यानी टैक्स लेने में जो भी अवरोध उत्पन्न हो रहे थे उनको समाप्त कर दिया, और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, यानी उससे पहले लगभग 30 के करीब मुद्राएं हुआ करती थी, उनको घटाकर कितनी कर दी? 2। इससे आर्थिक दृष्टि से समस्त जर्मनी एक हो गया था, यानी आर्थिक रूप से जर्मनी को एक किया गया। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस संघ को क्या कहते हैं? ज्वेलाइन संघ। याद हो गया, साल थी 1834 की। देश कौन सा? प्रशा, जिसके नेतृत्व में बना। नेक्स्ट पर्सन है ग्रीम बंधु। ग्रीम बंधु कौन थे? जिन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित किया, विकास करने में योगदान दिया। तो ग्रीम बंधु बताएंगे सबसे पहले तो कौन थे? तो ग्रीम बंधु थे जैकब ग्रीम और वेलहम ग्रीम, जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। उन्होंने अनेक पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी करी, और उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की हैं वे बच्चों को और बड़ों को समान रूप से पसंद आएंगी। और बाद में दोनों भाइयों ने उदारवादी राजनीति अपना ली, यानी उदारवादी राजनीति में ये सक्रिय हो गए। तो ग्रीम बंधु क्या कर रहे थे? जो भी पुरानी लोक कथाएं थी ना, उनके माध्यम से बच्चों और बड़ों तक राष्ट्रवादी जो भावना थी वो पहुंचा रहे थे। वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? साल 1815 की जब वियना संधि हुई, इसके उद्देश्य थे कि उन सभी बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। नेपोलियन कौन था? पढ़ा होगा अपने पाठ में। तो नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए अपने युद्धों के दौरान, उनको खत्म करना। दूसरा, भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना। फ्रांस अब ज्यादा आगे नहीं बढ़े, अपनी सीमाओं का विस्तार ज्यादा नहीं करे, उसको रोकना। नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना। नेपोलियन ने जो राजतंत्र यानी राजाओं के शासन को बर्खास्त कर दिया था, उनकी पुनः बहाली करना। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। रूढ़िवाद क्या होता है? रूढ़िवाद होता है नहीं अपनी परंपराओं से जकड़े रहना, अपनी परंपराओं को या रीति रिवाजों को पकड़ के रखना, उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना, उसे कहते हैं रूढ़िवाद। यह आ गया रूढ़िवाद। कि रूढ़िवाद क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी मिशन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की सीरीज है, वो विद आंसर की तैयारी की जाती है। और ये अगर आपने शुरू से ही पढ़ लिया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा कि आपका एक भी मार्क्स कटे। लेकिन आप परीक्षा के पास जाकर पढ़ोगे तो प्यारे विद्यार्थियों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समय है वो बहुत कीमती होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, तो धीरे धीरे पढ़ते हैं ना तो हम सहज रहते हैं, फिर टेंशन नहीं होती। तो अब सब कुछ याद हो रहा है। देखो रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है, और जो तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। इटली के एकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी तो मैथ्सनी ने 1831 में 1833 में एक यंग यूरोप नामक क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना करके इसके माध्यम से इटली वासियों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति और त्याग और बलिदान की भावनाएं उत्पन्न की। किसने? मैथ्सनी ने। काबूर ने क्या किया? दूसरा प्रमुख क्रांतिकारी था काबूर, और काबूर ने इटली में प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। 1859 में सार्डिनिया पिडमेंट में ने फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित किया। इसके फलस्वरूप लाम्बोर्डी को सार्डिनिया पिडमोंट में मिला दिया गया। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों अपने यूरोप में राष्ट्रवाद, और नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा भारत में राष्ट्रवाद। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जो भी 10th क्लास के एग्जाम दे रहे हैं, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, उन तक शेयर करें। और अपने जो भी व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे इसकी PDF मिलेगी। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी का लिंक ज्वाइन कर लें, चाहे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, चाहे आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।